गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर हम 12th ऑफ मई पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जल्दी से हम आज के द हिंदू पीआईबी की जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आज के जो 10 टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। आई होप आपकी जो मॉक टेस्ट है वो अच्छे से चल रहे होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का यही टाइम है लगाने का, तो इनको मिस मत करिएगा। मॉक टेस्ट अपने जरूर देते रहिएगा। टॉपिक्स देख लेते हैं। ईएसआईसी के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। एफसीआई को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑसिरिस रेक्स दोबारा से न्यूज में था, जानेंगे क्यों था। एलएनजी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर डिस्कशन होगा। इंडियन स्ट्रेन सार्स कोरोना वायरस को लेकर कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। डीसीजीआई का क्या रोल रहता है इसको देखेंगे। क्लास ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कशन करते हुए आपका आत्मन एआई के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फाइनली आपका एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कि डेली बेसिस पे एक मैप का क्वेश्चन हम जरूर करते हैं और संडे को मैप का पूरा वीडियो करते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो वेरियस लेवल्स हैं आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में नॉलेज आपको जब आप ज्वाइन बटन को प्रेस करेंगे हर वीडियो के नीचे जो होता है वहां से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट नाउ आई जस्ट वांट यू टू टेल मी कि मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे हैं उसके अंदर कितना स्कोर कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे देखिए टारगेट तो 120 प्लस का होना चाहिए, लेकिन यूजुअली जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमारा जो एक रेंज है वो निकल के आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम 70 किसी टेस्ट में 70 स्कोर करते हैं, किसी में 75, 80, 90, 110। कुछ टेस्ट इजी होते हैं तो कई बार स्कोर 120, 130 तक भी चला जाता है। तो वो रेंज चाहे तो बता सकते हैं कि मेरा स्कोर इतने से इतने के बीच में आ रहा है या 120 प्लस आ रहा है। उसके बाद वी विल ट्राई टू एनालाइज कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इसको लेकर भी एक वीडियो जो वो बनाएंगे, सो दैट अपकमिंग एग्जाम के अंदर जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर जो टिप्स है वो आपको मिल सके कि कैसे आप यहां पर अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतरीन बना सकते हैं, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें जो एक्यूरेसी है वो लेकर आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैसे आप एजुकेटेड गेस लगाकर एलिमिनेशन मेथड को यूज करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज जो है उसको लगाना शुरू करना पड़ेगा, अभी और डिले नहीं कर सकते हैं। दिस रिवीजन सीरीज ऑल्सो, अगर आपके स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है और वहां पर उसकी वजह से अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर रुकता है और इस पर तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो 7 वीक्स में इस 7 सब्जेक्ट्स को आप एक फास्ट ट्रैक मैनर में कवर कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि यहां पर टारगेट कितना लेकर चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आउट ऑफ 10 कितना टारगेट आप कर चल रहे हैं। 6 की कट ऑफ रखी गई है, 6 मार्क्स यहाँ पे, या फिर 6 एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लेकर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी इसको लेकर कौन सी है। 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है कि इसका जो ऑफिस है वो इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज टू द इंडियन वर्कर्स ऑफ ऑल द क्लासेस, जितने भी क्लासेस के इंडियन वर्कर्स है उनको यहाँ पे सोशल सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। द मनी नीडेड फॉर दिस प्लान इज कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स ओनली, तो इसके लिए जो पैसा होता है वो एम्प्लॉयर से लिया जाता है, लेकिन माइंडेड ओनली दिया है, ओनली ऑल जो इस तरीके के शब्द आते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है। पीआईबी के अंदर से इस न्यूज को कवर किया गया है। जल्दी से मुझे बताएं अभी आंसर क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले तो ईएसआईसी का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। इसकी वजह से आप सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जो यहां पर इट एम्स टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ईएसआईसी, इट्स अ स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन। 1948 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इसको लेकर आया गया था, और ईएसआई प्लान्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं, उसको ओवरसी करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, यहां पर एम क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि सोशल सर्विसेज टू इंडियन वर्कर्स या लेबरर्स को हमें प्रोवाइड करना है, जिसमें उनके मेंबर्स जो एक्चुअली जो यहाँ पे वर्कर्स हैं और उनकी फैमिलीज भी शामिल है। टू बी एलिजिबल फॉर द ईएसआई स्कीम, यहां पर एक क्राइटेरिया रखा गया है, इसी वजह से यहां पे ऑल वर्कर्स, मैंने कहा था जहां पे ऑल आ जाता है, ओनली आ जाता है, वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा देना है। ऑल क्लास इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। यहां पर जिन एम्प्लॉयज की जो सैलरी है 21,000 से ज्यादा नहीं होती है, और यहां पर ऐसे एम्प्लॉयज जो कि दिव्यांग जन हैं उस केस में ये लिमिट 25,000 रखी गई है। तो इनसे अगर कम सैलरी है तो यहां पर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। क्या मनी इसके अंदर एम्प्लॉयर्स के द्वारा ही दी जाती है? देखिए, एम्प्लॉयर्स के साथ साथ यहां पर जो पैसा है स्टाफ से भी इकट्ठा किया जाता है, तो ओनली की वजह से वंस अगेन यहां पे स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो योर आंसर विल बी ए। तो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन क्राइटेरिया दिया है, और तीसरी स्टेटमेंट के अंदर मनी जो है वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों से इसके अंदर ली जाती है। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए।
सेकंड क्वेश्चन को जान लेते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर न्यूज है, और यहाँ पे पीआईबी को लेकर, इसको लेकर न्यूज मेंशन करी गई थी। इसके कुछ नए डिविजनल ऑफिसेस जो हैं वो कुछ जगह पर ओपन किए जाए, न्यूज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एफसीआई को लेकर दो स्टेटमेंट और आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताइए। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। हो सकता है एमसीए के अंदर में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई हो। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे फॉर स्टोरेज पर्पस एफसीआई कैन हायर स्टोरेज फैसिलिटी सेंटर से फैसिलिटीज ले सकती है, स्टेट से, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से ये ले सकती है, लेकिन प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि जो डिविजनल ऑफिसेज हैं वो अमरावती और औरंगाबाद में इसके स्टार्ट किए जाएंगे, इसी वजह से पूरी न्यूज थी और पीआईबी के अंदर इसको मेंशन किया गया था। नाउ क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएटेड एंड रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ, किसकी ओनरशिप के अंदर आती है? यहाँ पर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में इनकरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एफसीआई कैन हायर स्टोरेज कैपेसिटीज, सेंट्रल के वेयर हाउसेस को भी हायर करा जा सकता है, स्टेट के वेयर हाउसेस को भी यहाँ पे हायर किया जा सकता है, स्टेट एजेंसीज को भी लिया जा सकता है, और इवन प्राइवेट पार्टीज को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा था नोट फ्रॉम द प्राइवेट पार्टीज, नोट की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, हेंस योर आंसर विल बी ए। चलिए, तो यहाँ पे आपके एफसीआई से आगे बढ़ते हुए ऑसिरिस रेक्स के बारे में जानते हैं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, ऑसिरिस रेक्स के बारे में पूछा है कि बताइए कौन सी यहां पर जो ऑप्शन 4 दिए हैं उसको लेकर करेक्ट है। पहला है, ये नासा का एस्ट्रॉयड मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स मिशन है, ये नासा का मार्स मिशन है, या फिर जाक्सा जो जापानीज एजेंसी है उसका ये एस्ट्रॉयड मिशन है। बताइए, यहाँ पे रिसेंटली ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था ये इसने वापस आना ये शुरू हो गया, क्योंकि जहां पर भी इसको भेजा गया था वहां से इसने सैंपल्स जो थे वो इकट्ठे कर लिए। तो इस मिशन को भेजा गया था सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए, और सैंपल्स जब इकट्ठे हो गए तो वापस इसने अपनी जो जर्नी है उसे शुरू कर दिया है। तो नासा का स्पेसक्राफ्ट है जो कि वापस अर्थ के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिस एस्ट्रॉयड के ऊपर इसे भेजा गया था, किस एस्ट्रॉयड के ऊपर भेजा गया था वो नाम मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वहां से ये अपने जो सैंपल्स है उसको लेकर वापस इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया। ऑसिरिस रेक्स नासा का पहला मिशन था जो कि नियर अर्थ एस्ट्रॉयड पे गया था, और वहां पे उसके सरफेस से सैंपल को कलेक्ट करके ये लेकर आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। तो एस्ट्रॉयड का नाम बी से स्टार्ट होता है, सोचिएगा इसके बारे में। एस्ट्रॉयड्स काफी रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, प्लैनेट के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं, और इसी वजह से इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। किसको? एस्ट्रॉयड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि एलएनजी को लेकर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर पूछा गया है। बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी है। पहली कहती है, इन टर्म्स ऑफ यूसेज इट इज लेस पोल्यूटिंग एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में जो एलएनजी है इसमें पोल्यूशन कम होता है। इसे रिसेंटली जीएसटी के अंडर लाया गया है। प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर मीथेन गैस होती है जिसको कि कूल डाउन किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। सोचिए, ध्यान से पढ़िएगा एक एक स्टेटमेंट को, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये द ट्रिब्यून से क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर से बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, सोचिए। चलिए, अभी रिसेंटली न्यूज थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो एलएनजी को कन्वर्ट एलएनजी टैंकर्स टू कैरी मेडिकल ऑक्सीजन। यहाँ पे जो एलएनजी के टैंकर्स थे उसका इस्तेमाल ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए किया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के अंदर एक ऑक्सीजन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसी वजह से चाहे रेलवेज हो, हमारी आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ऑयल कंपनीज हो, वो अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑक्सीजन को बनाने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में यूज कर रही है। यहां पर पहली स्टेटमेंट पे अगर हम ध्यान दें कि क्या ये लेस पोल्यूटिंग होती है, देखिए फ्यू एमिशन जो है या फिर कहीं कंपेयर टू अदर गैसेस या फिर डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में जो एमिशन है इसके अंदर कम होता है। सो इट प्रोड्यूसेस द फ्यूएस्ट एमिशन ऑफ ऑल द अदर फ्यूल्स दैट कंटेन्स सिग्निफिकेंटली लेस पॉल्यूटेंट्स देन गैसोलीन। इन फॉसिल फ्यूल एमिशन लेवल नेचुरल गैस जो है वो काफी ज्यादा रिलीज करती है, लेकिन इसके अंदर कोल के कंपैरिजन में या दूसरे फ्यूल जो आपके सोर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में काफी कम पोल्यूशन देखने को मिलता है। इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अभी पहले सेकंड की जगह थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। प्रीडोमिनेंटली क्या इसमें मीथेन गैस होती है? एलएनजी इज अ नेचुरल गैस, और प्रीडोमिनेंटली यस मीथेन गैस इसके अंदर होती है, CH4 विद सम मिक्सचर ऑफ C2H6।
इथेन भी जो है इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो मीथेन और इथेन का जो है मिक्सचर इसके अंदर रहता है, जिसको कूल डाउन किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर और फिर इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किया जाता है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर अभी या तो बी होने वाला है या डी होने वाला है। नेचुरल गैस इज करंटली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक है, एंड एग्जिस्टिंग लेगेसी टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, जो आपके लेगेसी टैक्सेस होते थे वही इसके ऊपर अभी एप्लीकेबल है। आंसर विल बी बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। नेचुरल गैस से अभी इन टैंकर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर है। देखिए कॉन्टेम्प्ट के ऊपर हमने काफी बार क्वेश्चन जो है डिस्कस भी किया, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है ये न्यूज में एग्जिस्ट करता है और इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दे रखी है। नो कोर्ट कैन इनिशिएट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ एजी। अटॉर्नी जनरल के अप्रूवल के बिना ये जो प्रोसीडिंग है वो शुरू नहीं करी जा सकती। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे दिया था, उसके बारे में बताऊंगा बाद में, लेकिन यहां पर पहले आंसर को सोचिए। चलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कॉन्टेम्प्ट नोटिस जो था वो सेंटर को दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें, मैंने आपको दो तरीके की कॉन्टेम्प्ट के बारे में बताया है। आपकी एक सिविल कॉन्टेम्प्ट होती है, ठीक है, और एक आपकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको जो लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स पूरे मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर कराया उस पर भी बताया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर के तौर पे दी गई है, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरीके की पावर जो है क्या वो हाई कोर्ट को भी दी गई है? सोचिए, यस, इसी तरीके की कंटेम्प्ट की पावर जो है वो हाई कोर्ट को भी दे रखी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी है। आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर्स। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी और उसके पास सारी पावर्स होगी, इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट फॉर इटसेल्फ। तो यहां पे अगर इसका कॉन्टेम्प्ट किया जाता है तो भी इसके लिए पनिशमेंट की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहां पे आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है कि हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल क्या है? व्हाई एम आई आस्किंग दीज क्वेश्चंस? बिकॉज पहली बात तो इससे जो चीजें हमने पढ़ी है हाई कोर्ट के आर्टिकल के बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था जब हम कंटेम्प्ट को डिस्कस कर रहे थे, आपका रिकॉल हो जाएगा। और अगर रिकॉल नहीं भी हो पाएगा तो आप कम से कम इसको सर्च करके जब कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा और एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे भूलेंगे नहीं। मैं चाहूं तो यहां पर बता सकता हूं साथ के साथ सारी चीजें, लेकिन वो चीजें फिर आपको लंबे टाइम के लिए आपकी जो मेमोरी उसमें रजिस्टर नहीं होंगी। इसी वजह से यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि 90 या 95% चीजें आपको बताऊं, 5% चीजें आपके लिए रखूं ताकि आप उसे इधर रिकॉल करें और याद करें या फिर उसे सर्च करके कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करें ताकि वो चीज हमेशा के लिए आपको याद रहे। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अगर आपको याद हो, जब लास्ट टाइम हमने कंटेम्प्ट के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी केसेस जाते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए कौन से केसेस ऐसे हैं जो मेरे पास आने चाहिए, जो मेरे पास नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट काम है ईजी को दिया हुआ है कि आप मुझे बताइएगा ताकि मेरा टाइम हर कंटेम्प्ट के केस को लेकर ना वेस्ट हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी पावर जो है एजी को यहां पर दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने एजी को तो अपनी फैसिलिटेशन के लिए रखा है कि आप देख लीजिएगा, जो आप रेफर करेंगे हम उसको देख लेंगे, क्योंकि आप जो है डेफिनेटली ऐसे ही केसेस को हमारे पास भेजेंगे जो कि देखने लायक होंगे, क्योंकि काफी सारे फ्रिवलस जो कंटेम्प्ट के यहाँ पे पिटिशंस होती हैं वो भी डाली जाती हैं। लेकिन कहीं पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर कंटेम्प्ट हुआ है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी उनके द्वारा। सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो मींस अपने आप से, जहां पर उनकी खुद नजर चली गई, कहीं अपने उन्होंने किसी न्यूज चैनल पे देखा, कहीं पे उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि कोई व्यक्ति ऐसी चीज कह रहा है जो कि कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना कर रही है, कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट हो रहा है, तो वहां पर उनको एजी को रेफर करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली सुओ मोटो मतलब अपने आप से भी उसे संज्ञान में ले सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे नो कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विदाउट अप्रूवल। नो अप्रूवल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एजी को तो सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए रखा गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कंटेम्प्ट के बारे में भी हमने देख लिया। आर्टिकल 129 किसके लिए है? आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसी तरीके से एक आर्टिकल है 200 की लाइन में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, टू समथिंग समथिंग, आंसर करिएगा यहाँ पे। तो हाई कोर्ट के लिए वो आर्टिकल कौन सा है? राइट, चलिए चलते हैं
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 50 डेज रिवीजन सीरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर किया है पिछले 1 साल में 2 साल में, अगर आपने स्टैटिक के अच्छे तरीके से नोट्स बनाए तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस सीरीज में तब आप एनरोल मत करिएगा, बिकॉज तब आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर किए। नाउ दिस सीरीज इज डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन उनका वीक है और स्टैटिक पोर्शन के अंदर उन्होंने उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी है। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पर मैंने ये देखा था कि मेरा करंट अफेयर्स तो काफी अच्छे से कवर हो गया था, लेकिन स्टैटिक पोर्शन के अंदर मेरी इट वॉज लाइक क्वाइट वीक। रीजन इज कि मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और इस चक्कर में मैं स्टैटिक पोर्शन को कवर करना भूल गया था, राइट। तो ज्यादा अच्छे से मेरा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया था। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने करंट अफेयर्स तो अच्छे से कवर कर लिया लेकिन स्टैटिक पोर्शन उनका रह गया, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, उनके लिए ये क्रैश कोर्स जो लेकर आया गया। रिवीजन कर सकते हैं इसके थ्रू, आप अपना पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है 7 वीक्स के अंदर 7 सब्जेक्ट्स को एक फास्ट ट्रैक मैनर के अंदर कवर कर सकते हैं, सो दैट अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सके स्टैटिक पोर्शन के अंदर। नाउ फॉर पीपल जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स और 200 डेज का क्रैश कोर्स है, वो इस चीज के लिए लाया गया क्योंकि खास बात इसकी ये है कि डे वाइज प्रिपरेशन आपको यहां पर करने के लिए मिलती है। आप चाहें तो 100 डेज में चाहें, 200 डेज में चाहें या फिर 500 डेज में चाहें। ये जो कोर्सेज है नेक्स्ट ईयर के लिए आपके बनाए गए हैं 2022 के लिए। 2021 में भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया और यहाँ पे फीडबैक जो था काफी अच्छा रहा। कुछ यहाँ पे सजेशंस भी दिए गए जो कि इस साल जो है ऐड करी जा रही हैं। यहाँ पे डे वाइज आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं ताकि डे वाइज आप इसके अंदर अपने काम को करते जाएं, अपने वीडियोस को स्टैटिक करंट अफेयर्स के देखते जाएं, साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट है वो अपने एरियाज के अंदर लाते जाएं। तो अगर आप शेड्यूल वे में तैयारी करना चाहते हैं यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एनरोल नहीं भी करते तो भी कोशिश यही करिएगा कि अपना शेड्यूल जो है इस तरीके से बनाए, क्योंकि देखिए यूपीएससी में होता क्या है, एक डिफिकल्ट चीज जो है वो ये है कि हम सिलेबस को अपने कवर कैसे करें, राइट। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो आप अपने हर दिन को मेजर करिएगा, उसी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइएगा और डे वाइज जो है उस डे को अच्छे से टारगेट करिएगा कि वहां पर कुछ मिस ना हो आपसे। जो भी आपने अपने स्टैंडर्ड टारगेट रखे हैं कि इस दिन में मुझे ये चीजें कवर करनी है, अगर एक पर्टिकुलर डे में मुझे लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर 4 चैप्टर कवर करने हैं तो उसे कोशिश करिएगा कवर करने की। अगर मुझे डेली एक आंसर लिखना है मेंस का तो वो उसे कवर करिएगा। तो यहां पर शेड्यूल वे में तैयारी करेंगे, चाहे वो खुद से ही क्यों ना करे, यहां पर एग्जाम कंपेरेटिवली आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब 100 डेज 200 डेज 500 डेज बीतेंगे उसके बाद आपको एक रियलाइजेशन होगी कि यस मेरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हुई है। तो यहाँ पे शेड्यूल वे में तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि पूरा साल बीत जाता है और लगता है कि हमने तैयारी अच्छे से नहीं करी। रीजन उसका ये होता है क्योंकि जो तैयारी होती है वो प्लान्ड वे में नहीं होती। तो प्लान्ड वे में तैयारी करेंगे तो एग्जाम क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स को इस बार ये भी लग रहा होगा, अभी जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, कि क्या मुझे इस साल देना चाहिए, मेरा तो स्टैटिक पोर्शन कवर नहीं है, मेरा तो करंट अफेयर्स कवर नहीं है। आई रिमेंबर जब मैंने अपना 3rd अटेम्प्ट दिया था एंड दैट वाज द टाइम मैंने क्रैक द एग्जामिनेशन, मुझे भी इस तरीके के डबल थॉट्स आ रहे थे, सभी को आते हैं कि क्या इस साल मुझे एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं है। बट 3rd अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम दिया और उसे क्रैक भी किया और फाइनली इंटरव्यू भी क्रैक करके जो यूपीएससी एग्जाम है इसको फुल्ली क्रैक कर दिया, राइट। लेकिन इसी डबल थॉट को आपको कैंसिल आउट करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस आपने जो पिछले 1 2 3 साल में तैयारी करी है उसके बेसिस पे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो डबल थॉट को मत आने दीजिएगा। अगर आप जानते हैं आपने मेहनत करी है तो वो एग्जाम आपका हो जाएगा। इस पॉइंट पे बहुत बार ऐसा होगा, डबल थॉट्स आएंगे अलग अलग तरीके से, उनको अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिएगा, रादर उनके ऊपर हैवी होइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर आपने जो है बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करी है और अभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं जो कि सार्स कोरोना वायरस को लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द इंडियन स्ट्रेन ऑफ सार्स कोरोना वायरस। तो यहाँ पे किसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सार्स CoV-2 का इंडियन स्ट्रेन के तौर पर जाना जाता है, बताइए। B117 की बात हो रही है, B11282 की बात हो रही है, B1351 की, B1617 की। तो यहाँ पे किसको इंडियन स्ट्रेन्स के तौर पे जाना जाता है, कौन सा वो यहाँ पर स्ट्रेन है, जल्दी से बताएं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। द हिंदू में न्यूज थी। चलिए, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने कहा है कोविड वेरिएंट इन इंडिया ऑफ कंसर्न। तो इंडिया के अंदर जो कोविड का वेरिएंट आप जानते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है VOC के बारे में आपने इस टर्म को जरूर पढ़ा होगा न्यूज के अंदर। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं और उनको कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में काफी ज्यादा वेटेज दी जा रही है क्योंकि उनकी वजह से केसेस काफी ज्यादा पड़ रहे हैं। तो B117 जो है क्या ये इंडिया में था? नहीं, ये यूके का वेरिएंट है, ध्यान रखिएगा। B11282 ये किसका है?
ब्राजील का वेरिएंट है, ब्राजील में आया था। फिर आता है B1351, ये साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। और ये फोर्थ हमारा आंसर, ठीक है, B1617, 16-17 करके याद रखिएगा इसको। बाकी नाम याद करना मुश्किल है, लेकिन इंडिया का नाम याद करना इजी है, 16-17 इस तरीके से। 1.617 है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको कहा जाता है। 1617 वेरिएंट सार्स कोरोना वायरस और द इंडियन स्ट्रेन fear to be contributing to a surge of coronavirus cases, जैसे कि जो हमने सेकेंड वेव में देखे हैं नंबर ऑफ केसेस, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, उसके लिए जो वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द वन, B1617, ध्यान रखिएगा। और WHO ने भी कहा है कि इसको लेकर चिंता करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर याद रखने का तरीका 16-17 मैंने आपको बता दिया। वैसे आप इसे USB के तौर पे याद कर सकते हैं। U का मतलब है यूके, S मतलब साउथ अफ्रीका, B मतलब ब्राजील। यहां से वेरिएंट्स जो है अलग अलग निकले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि DCGI को लेकर है, पूछा गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली कहती है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ द ड्रग, DCGI इज एपेलेट अथॉरिटी। DCGI जो है एक एपेलेट अथॉरिटी है, ये एस्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो ये सभी काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इट रेगुलेट्स मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, उनके अंदर भी जो रेगुलेशन का काम है इसके द्वारा किया जाता है। DCGI वैसे काफी सारे काम करती है, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहां पर ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि द हिंदू के अंदर DCGI ने अप्रूव किया था एंटी कोविड ड्रग, जिसको कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर इमरजेंसी यूज। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था ड्रग के नाम को लेकर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द, किसका हेड है, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का इन इंडिया। DCGI ऑल्सो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कैसे दवाइयों का, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करना है, सेल कैसे करना है, किसको इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सभी काम इसके द्वारा किया जाता है। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करने का काम भी इसके पास आता है। तो यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं उसको लेके रेगुलेशन, जो आपकी ड्रग्स है उसको लेके मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे प्रोसेसेस को देखा जाता है। DCGI जो है एपेलेट अथॉरिटी रहता है क्वालिटी ऑफ ड्रग के मामले में भी, ठीक है। DCGI जो है मेंटेन करता है, प्रिपेयर करता है नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। तो ड्रग्स को लेकर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट करने की बात होती है वो भी इसके द्वारा करा जाता है। यूनिफॉर्मिटी इंप्लीमेंटेशन के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर वो भी इसी का काम होता है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और यहां पर DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया also responsible for training and drug analyst deputed by the state drug control laboratories and other institution। तो काफी सारे काम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला काम भी इसके द्वारा किया जाता है। सेकंड जो है, पहला काम क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्यूट को लेकर, क्वालिटी को लेकर ड्रग के मामले में था, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड को सेट करना, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट को लेकर बात करना, ये भी इसके अंडर में आता है। और फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस को लेकर रेगुलेशन करना, वो भी इसके काम के अंदर आता है। यहाँ पे पूछा गया था नोट करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां पर DCGI से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। विच क्लास ऑफ प्रोटीन फंक्शंस एज एंटीबॉडीज इन सेल। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन फंक्शन, जो क्लास का प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज के तौर पे काम करता है सेल्स के अंदर। आर वी टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, मायोग्लोबिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बताइए क्या हो सकता है आंसर। हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए, वैसे ये जो आपकी जो न्यूज बनाई गई है, न्यूज पेपर में मेंशन किया गया था ब्रीफली, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन जो कि क्या करता है, जो आपके रेड ब्लड सेल जो होते हैं, जो आपका सेल है और साथ ही साथ जो आपका ब्लड है, उसको जो रेड कलर होता है वो इसके द्वारा दिया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये स्फेरिकल होता है शेप के अंदर और वाटर सोल्यूबल होता है। एक एक लाइन सबके बारे में बता देता हूं ताकि एग्जाम में पता हो आपको। जो आपका मायोग्लोबिन होता है एक टाइप का प्रोटीन है जो कि मसल सेल, जो एनिमल के मसल सेल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। इट फंक्शंस एज एन ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल। जो हमारी वर्किंग मसल होती है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है और एनिमल के मसल सेल के अंदर ये प्रोटीन जो है फाउंड किया जाता है। देन आता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखिए एंटीबॉडी जिसको कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। जब फॉरेन सब्सटेंस जो आपके होते हैं या फ्री रेडिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो है उसे प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडी ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उस फॉरेन सब्सटेंस से लड़ा जा सके। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक एक लाइन मैंने आपको तीनों के बारे में बता दी ताकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल है ये, मायोग्लोबिन आपका क्या है,
प्रोटीन है जो कि एनिमल सेल में मिलता है और ऑक्सीजन स्टोरेज के तौर पे काम करता है। हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड को रेड बनाता है, उस तरीके का प्रोटीन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता हो। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि आत्मन एआई को लेकर है, पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है दैट कैन डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन बाय एनालाइजिंग चेस्ट एक्सरे को देखकर कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। इसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। बताइए जल्दी से। चलिए, तो यहां पर डीआरडीओ ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, ताकि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है उसे चेस्ट के जो एक्सरेज होते हैं उसी से भी उसे एनालाइज करके बताया जा सकता है। सो पहली जो स्टेटमेंट है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है? बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकती है चेस्ट एक्सरे से, बिल्कुल ये भी ठीक हो जाता है। इट इज, और कहें कि इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। द टूल विल हेल्प इन ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इंडिकेटिव ऑफ कोविड-19 इन सेकंड्स के अंदर जो है एक्सरे को देखकर यहां पर बताया जा सकता है कि क्या यहाँ पे कोविड है या नहीं। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। आत्मन एआई जो है स्पेकुलेटिवली द एडवांस वर्जन ऑफ सीटी स्कैन माना जा रहा है। डीआरडीओ सेंटर ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स जो है हैज डिक्लेयर्ड देयर डेवलपमेंट ऑफ आत्मन एआई। चलिए, हो सकता है फ्यूचर में और भी चीजें इसको लेकर जानने को मिले। अब आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपको जो नीचे हिल्स दी हैं इनको नॉर्थ से साउथ में लगाना है। देखिए मैप बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। मिकीर हिल है, मीजो हिल है, दाफला हिल है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए पहले तो मैप देख लीजिए। ऊपर मिश्मी हिल है, मिश्मी हिल इवन तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिए, लेकिन अगर आप देखेंगे दाफला हिल यहां पर दिखाई दे रही है। फिर आपको मीकीर हिल जो क्वेश्चन में है ये भी है, ये भी है, दे रखी है। मीजो हिल भी दे रखी है। तो सबसे पहले डी है दाफला, फिर मिकीर एंड फिर मीजो, डीएमएम देख लेते हैं। आप यहां पर अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या थी, दाफला थी, फिर आपकी मिकीर थी, सबसे नीचे मीजो थी, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 312, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैप को देखिए बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। अगर दिन में 10 मिनट भी देंगे तो मैप को लेके टेंशन नहीं होगी। अदरवाइज ये जो 10वां क्वेश्चन है ये जरूर देख लिया करिए, और जो संडे को मैं आपका पूरा मैप रिलेटेड वीडियो लाता हूं वो जरूर देखा करिए। और पुराने वीडियोस जो है पूरे मैप की आपकी एक सीरीज जो है बना रखी है मैंने। ठीक है, उस सीरीज के अंदर आपको जो संडे टू संडे हम मैप के क्वेश्चन करते थे वो आपको मिल जाएंगे। अराउंड आई थिंक 7-8 क्वेश्चन, 7-8 टॉपिक्स तो वीडियोस तो बन ही चुके हैं, जिसके अंदर आपको अराउंड 80 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन और डेली का क्वेश्चन जो है वो तो आपको मिल ही जाता है। तो ये आपकी काफी अच्छे से तैयारी करा देंगे। और इन 80 क्वेश्चन में उन्हीं एरियाज को ज्यादातर कवर किया गया जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। तो काफी जो प्रोबेबल एरियाज है उनको कवर किया गया ताकि मैप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए जल्दी से एक्टिव रिविजन करते हैं। और एक्टिव रिविजन आपको हेल्प करने वाली है 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए, और आपसे एग्जाम से पहले जो रिवीजन करेंगे उसमें आपको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लगेगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यहां पर जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर जितनी भी चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं रिकॉल करिएगा, बिकॉज यहां पे रिकॉल जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ते जाएंगे, और इस वजह से एग्जाम जो है वो आप क्रैक कर पाएंगे। अगर रिकॉल कम होगा, मान लीजिए कि इंडिविजुअल 5 फैक्ट्स को रिकॉल कर रहा है, तो उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल जो सिर्फ 2 फैक्ट्स को रिकॉल कर पा रहा है एक क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि यहां पर जब चीजें पूछी जाएंगी प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर एस्पिरेंट की ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन जो कि कम चीजों को रिकॉल कर पा रहा है, क्योंकि लेक्चर तो दोनों ने ही देखा। ईएसआईसी के बारे में जल्दी से मुझे बताएं, मुख्यालय इसका कहां पर है, हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस कहां पर लोकेट करता है। इसके अंदर कहा गया है कि देखिए सोशल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी सर्टेन क्लास ऑफ वर्कर्स को जिनकी इनकम 21,000 और 25,000 दिव्यांगजन के लिए उससे कम है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी जो है इसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्टाफ के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। देन हमारा डिस्कशन नेक्स्ट हुआ था एफसीआई को लेकर। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये बताइएगा। फॉर स्टोरेज पर्पस ये जो है फैसिलिटीज को सेंटर, स्टेट या फिर प्राइवेट पार्टी से भी ले सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को मत भूलिएगा, उसके अंदर एफसीआई आती है। ठीक है, 2 नई जगह पे इसके जो डिवीजन ऑफिस है वो बनाए गए हैं। देन ओसिरिस रेक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। क्या है ये नासा का एस्ट्रॉइड मिशन था जो कि एस्ट्रॉइड से सैंपल लेकर वापस आपकी अर्थ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर। तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या पोल्यूशन ज्यादा होता है कम होता है, बताइए मुझे जल्दी से। मीथेन गैस को लिक्विफाई किया जाता है, जीएसटी के अंदर नहीं आता है, और यहाँ पे पोल्यूशन भी कम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, यहाँ पे ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो एलएनजी के टैंकर्स को कन्वर्ट करा था मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, याद करिएगा। ठीक है, दिस वाज द न्यूज।
देन हमने डिस्कशन किया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। कॉन्टेम्प्ट कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो कि किसको दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 129। लेकिन हाई कोर्ट को भी ये पावर है, किस आर्टिकल के अंदर वो आप मुझे बताइएगा। एजी को यहां पर एक फैसिलिटेशन पर्पस के लिए रखा गया है, यहां पर जरूरी नहीं है कि यहां पर एजी ही बताएंगे कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं लेना है। सुओ मोटो पावर जो है वो भी यहां पर दे रखी है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। देन अगर स्टैटिक पोर्शन कवर अच्छे से किया है देन देयर इज नो नीड, आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर द रिवीजन। करंट अफेयर्स तो करना ही है, लेकिन पुराना जो जितना भी आपने 1-2 साल में तैयारी करी है वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर स्टैटिक पोर्शन को लेकर उतना श्योर नहीं है या फिर करंट अफेयर्स को कवर करने के चक्कर में स्टैटिक आपका रह गया है, देन यू कैन गो फॉर दिस सीरीज, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स के अंदर जा सकते हैं, दे विल प्रोवाइड यू बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पर डे वाइज तरीके से आप तैयारी करेंगे, शेड्यूल वे में तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सार्स कोरोना वायरस के बारे में, इंडियन स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन हुआ था 16-17 को, मत भूलिएगा जब हम कोरोना वायरस स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं 16-17 आपको याद रहना चाहिए। यूएसबी आपको याद रहना चाहिए, यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, और अब तो इंडिया के अंदर भी जो स्ट्रेन है काफी परेशान कर रहा है। देन हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट डीसीजीआई के बारे में। मैं भी आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट। डीसीजीआई के बारे में जो काम था मैंने आपको बताया था, खास तौर पे क्या क्या काम किए जाते हैं बताइए। फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस से लेके ड्रग की क्वालिटी तक, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग तक, ये सभी काम डीसीजीआई के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एंटीबॉडीज को लेकर, यहाँ पर प्रोटीन के बारे में बात करी गई थी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन आत्मन एआई कौन लेकर आया, जल्दी से बताएं। चेस्ट एक्सरे से बता दिया जाएगा कोविड-19 है या नहीं है, इसको लेकर आया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। फाइनली हमने मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, जल्दी से नॉर्थ से साउथ में लगा दीजिए इनको, मैप दिखाता हूं मैं आपको। फिर सबसे ऊपर तो वैसे मिशमी हिल थी जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं थी, फिर आपके दाफला है, मिकीर है, मीजो है, नागा भी देख लीजिएगा आसपास है, और आपकी गारो खासी जनकिया भी यहाँ पर लोकेट करती है। चलिए, जो आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चन है उनको अच्छे से करिएगा। मैप के अभी आई थिंक 7-8 जो आपके वीडियोस है वो रेडी हो गए हैं, तो उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा यहाँ पर। साथ ही साथ जो आपके मैराथन सेशंस आते हैं, मैराथन सेशंस को मिस नहीं करना है। मैराथन सेशंस विल हेल्प यू अ लॉट इन द रिवीजन, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम पॉसिबल टाइम है, इसके अंदर जो भी आपकी जो रिवीजन है उसको भी कट आउट किया गया है, बहुत सारी चीजों को कट आउट किया गया है, ताकि रिवीजन करने के टाइम पे आपका जो टाइम है वो मिनिमम लगे और मिनिमम टाइम के अंदर आप पूरा लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट कर ले। यहाँ पे एक काफी अच्छा कमेंट जो था वो नेहा ने दिया है, और यहाँ पे जो प्रीलिम्स के आंसर करेगा, बिकॉज वी आर रिज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, उनको पीडीएफ जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो भी प्रीलिम्स का आंसर करेगा नेक्स्ट टाइम 1 विनर को हम चूज करेंगे और उनको फ्री पीडीएफ देंगे। यहाँ पर नेहा खन्ना जो है उनको फ्री पीडीएफ दी गई है, और आप netmokis@gmail.com पे बता दीजिएगा आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। इसी तरीके से एफडीआई और एफआईए के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे नेटमोक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, नेटमोक की एप्लीकेशन के ऊपर आजकल इकोनॉमिक्स के जो पूरा आपका एरिया है, जो पूरा टॉपिक्स है उसी के कवर कराए जा रहे हैं। और कल हमने एफडीआई एफआईए के डिफरेंस को देखा था, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 लाइन 2 लाइन में मुझे बताएगा सिंपली कि एफडीआई और एफआईए के बीच में क्या डिफरेंस है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो आंसर होगा रैंडमली एक आंसर को चूज किया जाएगा और पीडीएफ जो है कंपाइलेशन वो आपको दी जाएगी। नाउ प्रीलिम्स के बाद मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु आर रिलक्टेंट ऑफ वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के लिए काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाना चाहते हैं, उनके अलग अलग रीजंस हैं, ठीक है, लॉजिकल इलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग रिलक्टेंट है। एज ए डीएम आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप डीएम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहेंगे, तो आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये आपको 150 to 250 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, देखिए, क्योंकि अगर आज आप डीएम होते, आपने 3-4 साल पहले एग्जाम को क्रैक किया होता या 5-6 साल पहले एग्जाम को क्रैक किया होता, तो बाय दिस टाइम आप डीएम होते, और वहां पर आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग रिलक्टेंट है, वो नहीं चाह रहे हैं लगवाने के लिए, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते, ये चीज आपसे पूछी गई है, क्योंकि ये इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है आज से 4-5 साल के बाद व्हेन यू बिकम द डीएम आपको फेस करनी पड़े। बट नाउ एक अनदर क्वेश्चन फूड फॉर थॉट के लिए, ऐसा भी देखा गया है, इवन लास्ट टाइम जब लॉकडाउन किया था तब भी मुझे इस चीज के ऊपर फोन आए थे कुछ लोगों के कि एटीएम वो जा रहे थे और वहां पे पुलिस ने उनको जो मारना है वो शुरू कर दिया। और अभी भी मुझे सुनने को मिल रहा था कि मास्क ना डालने की वजह से जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर मारना शुरू किया, कुछ लोगों के ऊपर जो डंडे हैं वो उनको मारे हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से सुना हो, या ऐसी होती हुई भी चीज आपने देखी हो। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर आपको इसके ऊपर सोचना भी चाहिए,
कि देखिए, जब लोग, पहली बात तो ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि यहाँ पे मास्क डालना बहुत जरूरी है, और जो अगर लॉकडाउन लगाया गया तो उसका कंप्लायंस करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इस तरीके से फिजिकल वायलेंस जो है वो जस्टिफाइड है, या फिर इसके लिए प्रॉपर आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? जैसे कि अगर आपको लगता है कि किसी को लॉकअप में डालना है तो लॉकअप में डालें, किसी पे फाइन लगाना है तो फाइन लगाएं, बट यहाँ पे फिजिकल अब्यूज करना किसी को, इज इट जस्टिफाइड? दैट्स द फर्स्ट थिंग जिसका आपको आंसर करना है। सेकंड चीज जो मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, लोग अगर इस तरीके का वायलेशन करते हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, या फिर अगर लॉकडाउन है और हो सकता है उनको पैसे की जरूरत है, वो एटीएम तक जा रहे हैं, जो कि अलाउड होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें आपको अलाउ किया गया उसमें तो आप जा सकते हैं, तो यहां पर जब लॉकडाउन में बाहर जाया जाता है एटीएम तक, या फिर मास्क नहीं डाला जाता है, तो आप यहां पर डंडे मारते हैं। सो व्हाट अबाउट the people, what should they do when you fail to provide them the oxygen? टैक्स पे करने के बाद भी जब आप उनको फैसिलिटीज जो है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाते, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपने तो ठीक है सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए पुलिस जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उन्होंने तो यहां पर अपना काम कर दिया कि आप अगर कंप्लाई नहीं करेंगे, मतलब सिटीजन ऑफ द कंट्री कंप्लाई नहीं करेंगे, तो हम ये फिजिकल एक्शन लेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप यहां पर इस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी तो एक रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि आप भी तो फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया फेल हो रहे हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं, तो गलत है बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करनी चाहिए, उस चीज के अंदर तो आप भी फेल हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अब लोग किसकी तरफ देखें? जो लोग टैक्स पे कर चुके हैं और फिर भी उनके बाद, उस चीज के बाद जो है उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है, उनके टेस्टिंग नहीं हो रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वो आप बताइए मुझे, ठीक है? बिकॉज वायलेंस जो है कभी भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, फिजिकल अब्यूज कभी भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो यहां पे अब लोग क्या करें ये आप बताइए। तो ये इंटरव्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए, पुलिस जो है वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो लोग भी फ्रस्ट्रेट है। तो जब आप अपना गुस्सा इस तरीके से निकाल रहे हैं, जब लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो जब आप उनको जो चीज डिजर्व करते हैं, जो एक हेल्थ ट्रीटमेंट जो है, जो कि बेसिक राइट है वो डिजर्व करते हैं, ऑक्सीजन जो बेसिक राइट है वो डिजर्व करते हैं, आप उनको वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, तो वो क्या करें? वो 5 साल का वेट करें आपको सरकार को हटाने के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर कोई भी सरकार हो, क्योंकि देखिए फेल तो हर कोई हो रहा है, चाहे पार्टी एक्स हो या पार्टी वाई हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई ये कहे कि इस स्टेट के अंदर ऑक्सीजन है और दूसरे स्टेट के अंदर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं है। तो उसके अंदर मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं, इसके लिए आप अपने व्यूज जो है मेंस और इंटरव्यू को लेकर यहां पर दीजिएगा। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो यहां पे एज एन सिविल सर्विस कैंडिडेट जो है इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर अपने विचार रखिएगा, मेंस के आंसर अपने मेंस के ग्रुप में सबमिट करिएगा, ठीक है? चलिए, यहां पर जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है, और यहां पे 6 या 6 से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है। जब सेकंड टाइम वीडियो को देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो सेकंड टाइम में बनाइएगा, फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प आवर टीम एज वेल, बिकॉज उससे काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, और बेहतरीन वीडियो बनाने का कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट भी मिलता है। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।